दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसके लिए मैं हैरान हूँ कि आखिर मैंने इस मूवी को आज तक क्यों नहीं देखा। जो भी इंसान इस मूवी को देख लेगा, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उसको अपनी जिंदगी के कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर चाहे वो कोई आदमी हो, औरत हो या स्टूडेंट, हम सभी की जिंदगी में कोई ना कोई दिक्कत है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। लेकिन कैसे उनको दूर किया जाए, कैसे उनसे आगे बढ़ा जाए, इसके बारे में हमें कोई नहीं बताता। लेकिन ये मूवी आज आपको यही सब सिखाने वाली है। मूवी को थोड़ा सीरियसली लेना, क्योंकि जब इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो अपने आप मोटिवेशन से भर जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हम एक एरोप्लेन को उड़ते हुए देखते हैं जिसका फ्यूल खत्म हो चुका है। आनन फानन में पायलट उसको सबसे पास वाले लैंडिंग जोन में ले तो जाता है, लेकिन फिर भी उसे किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड होने की परमिशन नहीं मिलती। तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी उस प्लेन के पायलट को ऑर्डर देता है कि वो पास के मिलिट्री एरिया के रनवे पर ही प्लेन को लैंड करा दे। पायलट पूछता है कि इसमें बहुत खतरा है और आर्मी को बिना बताए ऐसा किया तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम लैंड करो, बाकी मैं देख लूंगा। इसी बीच हमें इस आदमी का नाम पता चलता है जो होता है मारन। मारन अब प्लेन को बिना किसी परमिशन के मिलिट्री एरिया में लैंड करवा देता है और खुद अपने दोस्त सेबेस्टियन के साथ एक बाइक से उस एरोप्लेन का पीछा करते हुए उस मिलिट्री एरिया में घुस जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि प्लेन में फ्यूल बहुत कम होने की वजह से लैंड करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है, यानी वो एक तरह की क्रैश लैंडिंग होती है। इस बीच वहाँ मिलिट्री आ जाती है और मारन के साथ साथ उसके दोस्त और पायलट को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम पहुँच जाते हैं सन 1997 में, यानी इस घटना से 6 साल पीछे। यहाँ हम भूमि नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने परिवार के साथ ट्रेन से अपनी शादी के लिए लड़का देखने जा रही होती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि भूमि 20 लड़के ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है और अब वो 21वां लड़का देखने जा रही है। भूमि और उसका परिवार एक गांव में पहुंचते हैं जो कि पूरी तरह से बंजर होता है, यहाँ तक कि वहाँ पर बिजली की भी कोई सुविधा नहीं होती। खैर, ये लोग गांव पहुंचने के बाद लड़का देखने मारन के घर जाते हैं और तभी वहाँ मारन भी आ जाता है। वो भूमि और उसके परिवार से कहता है, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, जो था वो सब कुछ लोन की किश्तों में चला गया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है और वो है एयरलाइन बिजनेस करने का आइडिया, और इस बिजनेस के लिए कई बैंकों ने मुझे लोन देने से मना कर दिया है। मारन की माँ इस बीच उसको चुप होने का इशारा करती है, लेकिन मारन सभी को सच सच बता देता है। तभी भूमि उससे कहती है कि मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह सिलाई विलाई करना, खाना बनाना या पति की सेवा करना नहीं चाहती। मुझे भी अपना बेकरी का बिजनेस करना है, लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। अब ये लोग खाना खाने बैठते हैं तो भूमि मारन से पूछती है कि तुम अपना बिजनेस कैसे शुरू करोगे, तुम्हें तो कई बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया है। तो मारन उसे समझाता है कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको बैंक को गारंटी के तौर पर कुछ न कुछ गिरवी रखना होता है, लेकिन मैं ये लोन वेंचर कैपिटलिस्ट के जरिए लूंगा। भूमि पूछती है कि ये कौन सी संस्था है, तो मारन समझाता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट से अगर आपको लोन लेना है तो आपको उनको अपना बिजनेस आइडिया बताना होगा। अगर उन्हें आपका आइडिया पसंद आ जाता है तो वो आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ आपका आइडिया ही आपकी गारंटी होती है और बिजनेस चल जाता है तो ये कैपिटलिस्ट प्रॉफिट में से अपना हिस्सा ले लेते हैं, जिससे लोन लेने वाले के ऊपर भी इकट्ठा पैसा देने का भार नहीं पड़ता। अब बातों ही बातों में भूमि उसके घर में एक शख्स की फोटो देखती है और मारन से पूछती है कि वो कौन है। मारन उसे बताता है कि ये परेश गोस्वामी है। ये भी पहले एक आम आदमी थे, लेकिन इन्होंने अपने दम पर जैज एयरलाइन बिजनेस को इतना बड़ा किया कि आज उनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता, और यही मेरे आइडल हैं। मैं इनके जैसा ही बनना चाहता हूँ। खैर, अब मारन भूमि के स्वभाव से इम्प्रेस होकर उससे शादी के लिए तुरंत हाँ कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि जिस लाइफ पार्टनर को उसके साथ होना चाहिए वो भूमि ही है। लेकिन भूमि उससे कहती है कि मैं सोच के बताऊंगी। रात में भूमि फिर से मारन के पास आती है और उससे पूछती है कि इस गांव में ना तो बिजली है और ना ही रहने के लिए ढंग के घर, तो फिर तुम इस वीराने में क्यों रहते हो। फिर मारन उसे अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि मैं किसी और गांव में रहा करता था और 20 साल पहले वहाँ भी बिजली नहीं आती थी। अब यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि मारन के पिताजी एक शिक्षक थे और वो रोज बिजली की प्रॉब्लम को लेकर गवर्नमेंट को लेटर लिखा करते थे। उनका मानना था कि उनके लेटर लिखने से एक दिन गांव में बिजली जरूर आएगी, और ऐसा हुआ भी। एक दिन सरकार ने उनकी सुन ली और गांव में बिजली का विकास हो गया। वो कहता है कि मेरे गांव में ट्रेन भी नहीं रुकती थी,
जिसकी वजह से गांव के लोगों को सफर में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसलिए मैं एक दिन गांव के कुछ लोगों के साथ पटरी पर बैठकर प्रोटेस्ट करने लगा, पर इतनी भीड़ होने के बावजूद वो ड्राइवर ट्रेन को नहीं रोकता, जिस वजह से सभी लोग ट्रेन पर पत्थर फेंकने लगते हैं और इसी दौरान मेरे एक दोस्त काली को भी चोट लग जाती है। इसके बाद मारन के पिताजी मारन को पकड़कर घर लाते हैं और उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। उसके पिताजी मारन की माँ से कहते हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाता हूँ और मेरा बेटा खुद हिंसा करता है। मारन अपने पिताजी से कहता है कि बाबा, लेटर लिखने से कुछ नहीं होता, अगर हमें सारी सुविधाएं चाहिए तो हमें लड़ना होगा, अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचानी होगी। इस बात पर उसके पिताजी उसे एक थप्पड़ मार देते हैं, तो पलटकर मारन उनसे कहता है कि मुझे मारकर आपने भी तो हिंसा कर दी ना बाबा। ये सुनकर उसके पिताजी उससे कहते हैं, ठीक है बेटा, तुमने मुझे बहुत इज्जत दे दी, और फिर वो रोते हुए अंदर चले जाते हैं और मारन भी गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद वो अपनी मेहनत और दोस्तों की मदद से एनडीए की तैयारी करता है और उसका एग्जाम क्लियर भी कर लेता है। एनडीए की ट्रेनिंग होने के बाद वो आखिर में एयरफोर्स ज्वाइन कर लेता है। मारन एयरफोर्स ज्वाइन करते ही सबसे पहले अपनी माँ को लेटर लिखता है। वो लिखता है कि माँ, मैं तेरे आशीर्वाद से आज एयरफोर्स में पायलट बन गया हूँ और यहाँ नायडू नाम का एक ऑफिसर है जो कि बिल्कुल पिताजी की तरह मुझे बातों से टॉर्चर करता है। इधर हम देखते हैं कि मारन के पिताजी भी उसको रोज लेटर लिखते हैं, लेकिन वो कभी पोस्ट नहीं करते। उसके पिताजी उससे प्यार तो करते हैं, लेकिन वो उसे जताने से डरते हैं। उनके मन में उस दिन के थप्पड़ का गिल्ट होता है। वो चाहते हैं कि उनका बेटा वो सब भूलकर एक बार फिर से मिलने आए, और उन्हें यकीन भी है कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। अब एक दिन मारन कैंप में अपने सीनियर ऑफिसर नायडू को स्ट्रेटेजी समझा रहा होता है कि हवाई हमला कैसे करें जिससे उस प्लेन का फ्यूल भी बचा सकें और आसानी से मिशन भी कंप्लीट हो जाए। लेकिन ऑफिसर नायडू को उसकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं लगती और वो कहते हैं कि तुम जिम्मेदारी वाला फैसला नहीं ले रहे, जबकि तुम्हें मिशन के साथ साथ अपने साथियों की जान को भी खतरे से बाहर रखना है। लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें सिर्फ मिशन की पड़ी है, इसलिए वो उसे पनिशमेंट देता है जिसमें उसे कई दिनों तक 80 किलो का वजन उठाकर ग्राउंड के चक्कर लगाने होते हैं। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि अब भूमि भी मारन को पसंद करने लगी है। सुबह होते ही भूमि और उसका परिवार अपने घर जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तभी मारन भी वहाँ आता है। भूमि मारन से कहती है कि तुम्हारा पहला प्यार तुम्हारा बिजनेस है और मेरा भी पहला प्यार मेरी बेकरी है, इसलिए पहले हम दोनों अपना अपना सपना पूरा करते हैं, फिर शादी कर लेंगे। मारन उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उसकी बात मान जाता है और भूमि और उसका परिवार वहाँ से चला जाता है। अब कहानी यहाँ से 3 साल आगे आती है और हम देखते हैं कि मारन चेन्नई आ चुका है, जहाँ से वो सीधा अपने दोस्त सेबेस्टियन के पास जाता है। सेबेस्टियन भी मारन के बैच में ही था और अब भी ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। हमें पता चलता है कि मारन के सपनों के लिए उसने भी अपनी एयरफोर्स की जॉब छोड़ दी है। अब चूंकि वो कोडिंग में मास्टर था, इसलिए अब वो बच्चों को कोडिंग सिखाता है। अब दोनों मिलकर एयरफोर्स ऑफिसर नायडू के पास जाते हैं ताकि उनसे एक सर्विसमैन लोन का काम करवा सकें, लेकिन नायडू उन्हें लोन अप्रूवल देने से मना कर देता है और मारन गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ हम चैतन्य नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जो कि एयरफोर्स का पायलट है और साथ ही मारन का बहुत अच्छा दोस्त भी। इसके बाद मारन अपनी जमा पूंजी में से 20,000 रुपए का एक बिजनेस क्लास का उसी फ्लाइट का टिकट बुक करता है जिसमें उसके आइडल परेश गोस्वामी ट्रेवल कर रहे थे। दरअसल मारन अब तक समझ चुका था कि उसे अपने काम के लिए कहीं से भी पैसा नहीं मिलने वाला, इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना परेश से बात की जाए, क्योंकि परेश ऑलरेडी इस बिजनेस में है और खुद उसने भी एविएशन बिजनेस की शुरुआत शून्य से की थी। इसलिए मारन को लगता है कि वो उसकी बात को जरूर समझ लेंगे। खैर, अब यहाँ एयरपोर्ट पर मारन की दोस्ती एक लेडी प्रेस रिपोर्टर से हो जाती है, क्योंकि वो इस रिपोर्टर का लगेज ले जाने में उसकी हेल्प करता है। अब फ्लाइट में मारन ठीक परेश के पीछे वाली सीट पर होता है और फिर मौका पाकर वो परेश के सामने वाली सीट पर आ जाता है। इसके बाद वो उसे अपना एयरलाइन बिजनेस का आइडिया बताता है। वो कहता है कि सर, मैं एयरलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ जिसका टिकट ट्रेन से भी कम होगा, जिससे गरीब लोग भी अमीरों के साथ बैठकर प्लेन में सफर कर सकेंगे। सर, अगर आप चाहें तो हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। परेश पहले उससे कई सवाल करता है जिसके जवाब मारन अपनी बुद्धि से एकदम सही सही दे देता है। अब परेश समझ जाता है कि मारन की बातों में दम है, लेकिन वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा।
ये सुनकर मारन को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो चुप रहता है, लेकिन इतने में परेश कहता है कि अगर गरीब भी हम जैसे अमीरों के साथ सफर करेंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। और वैसे भी कोई भी हाई क्लास आदमी एक मिडिल क्लास आदमी के साथ बैठकर सफर करना पसंद नहीं करता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पैसेंजर सफर करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ये सुनकर मारन एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। वो इस बात से शॉक्ड रह जाता है कि उसका आइडल ऐसी नीची सोच रखता है। इसके बाद परेश उसकी इंसल्ट करता है और उसे पीछे जाने को कहता है, लेकिन अब मारन का दिमाग फिर जाता है और वो कहता है कि मैंने आपकी फ्लाइट की प्रीमियम टिकट ली है ताकि मुझे ये सीट मिल सके और मैं आपसे बात कर सकूं। अब आपसे तो बात हो गई, लेकिन अभी जब तक ये फ्लाइट लैंड नहीं करेगी तब तक ये सीट मेरी है, क्योंकि मैंने इसके पूरे 20,000 रुपए दिए हैं। ये सुनकर परेश का ईगो हर्ट हो जाता है और वो पायलट को उस फ्लाइट को वापस ले जाने का ऑर्डर देता है। इसके साथ ही साथ वो सभी पैसेंजर्स को इसके बदले उनकी अगली 3 फ्लाइट्स को फ्री कर देता है ताकि कोई पैसेंजर हल्ला ना करे। इससे मारन को समझ में आ जाता है कि ये आदमी बहुत ही घटिया है जो अपने ईगो के लिए कुछ भी कर सकता है। खैर, अब फ्लाइट के वापस लैंड होने के बाद मारन से एक आदमी आकर मिलता है जिसका नाम था प्रकाश। वो मारन से कहता है कि मैं SCI वेंचर का हेड हूँ और मैं भी उसी फ्लाइट में था जो अभी तुम्हारी वजह से वापस आ गई। मैंने तुम्हारा एयरलाइंस बिजनेस आइडिया सुना और मुझे वो बहुत पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम ये सब करोगे कैसे। इसके बाद मारन उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और वो उसे समझाता है कि हम प्लेन का एक्स्ट्रा खर्च कम करके टिकट के दाम को कम कर सकते हैं। हमें टिकट्स के लिए एजेंट्स को कमीशन देने की जरूरत नहीं है। हम इंटरनेट के सहारे लोगों की टिकट बुक कर सकते हैं और उसे पोस्टल ऑर्डर की हेल्प से कस्टमर तक पहुंचा भी सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ चीजों को करके अपना प्रॉफिट दूसरे एयरलाइंस के मुकाबले ज्यादा कमा सकते हैं, जैसे कि 1 घंटे की फ्लाइट में हम मैगजीन या न्यूज़पेपर नहीं रखेंगे। दूसरा, ऐसी फ्लाइट्स में हम स्टाफ को भी कम कर देंगे जिससे कि उनकी शिफ्ट कम होगी। और तो और, जहां दूसरी फ्लाइट्स एक दिन में 2 बार ट्रिप करती हैं, हम दिन में 6 बार ट्रिप करेंगे और साथ ही स्टाफ की टाइमिंग्स भी चेंज करते रहेंगे ताकि ज्यादा लोड ना आए। इससे हमें बहुत फायदा होगा। अब ये आइडिया सुनकर प्रकाश उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे तो समझा दिया, लेकिन इसी तरह तुम्हें मेरे बाकी मेंबर्स को भी इम्प्रेस करना होगा, जिनसे मैं तुम्हें जल्दी मिलवाऊंगा। इसके बाद मारन अपने दोस्त काली के साथ भूमि से मिलने उसके घर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि भूमि ने अपनी छोटी सी बेकरी की दुकान खोल ली है और अपने बिजनेस को शुरू कर दिया है। मारन भूमि से पूछता है कि क्या तुमने शादी कर ली? भूमि कहती है कि हाँ, मैंने शादी कर ली और मेरे 2 बच्चे भी हैं। इसके बाद भूमि उससे पूछती है कि क्या तुमने अपना एयरलाइन वाला बिजनेस शुरू कर लिया? मारन बताता है कि अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही वो शुरू होने वाला है। भूमि कहती है कि तुमने अभी तक पहला ही पड़ाव पार नहीं किया है, जबकि मैंने तो आधा सफर तय भी कर लिया है। आखिर कब तक इंतजार करोगे? ये सुनकर मारन उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। गांव में आने के बाद मारन को काली से पता चलता है कि भूमि की शादी अभी नहीं हुई है। ये जानते ही मारन वापस से भूमि के पास जाता है और उसे शादी के लिए मनाने लगता है। भूमि उससे कहती है कि मैं शादी के बाद भी अपना बेकरी का बिजनेस करती रहूंगी और शादी के बाद जो तुम्हारा बिजनेस होगा वो मेरा होगा और जो मेरा होगा वो तुम्हारा होगा। अगर ये मंजूर है तो मैं तैयार हूँ। मारन हंसते हुए उसकी सारी शर्तें मान लेता है और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। अब एक दिन जब भूमि के बिजनेस की बात घर में चल रही होती है तो मारन की माँ को पता चलता है कि इसके लिए काफी पैसा चाहिए होगा। इसलिए मारन की माँ भूमि को अपने गहने दे देती है ताकि वो इन गहनों को बेचकर अपनी बेकरी का बिजनेस उस जगह पर शुरू कर सके। इन पैसों से मारन और भूमि चेन्नई में एक बड़ी सी शॉप खरीद लेते हैं जहाँ पर भूमि अपना बिजनेस शुरू कर देती है। अब अगले सीन में मारन प्रकाश और उसके बाकी मेंबर्स के साथ में मीटिंग करता है। मारन उन्हें समझाता है कि हम फ्लाइट के टिकट्स हर गांव के पोस्ट ऑफिस से देंगे और उस टिकट का प्राइस 1,000 रुपए से भी कम रखेंगे। अब फ्लाइट की टिकट खरीदना साबुन खरीदने जितना आसान होगा। तभी एक टीम मेंबर पूछता है कि सेकंड हैंड प्लेन ही 90 करोड़ का मिलता है तो तुम 10 करोड़ रुपए में कैसे खरीदोगे? मारन उससे कहता है कि हम प्लेन को खरीदेंगे ही नहीं बल्कि हम प्लेन को लीज पर लेंगे। तो वो मेंबर पूछता है कि प्लेन आखिर लीज पर कौन देता होगा? तो मारन बताता है कि एक कंपनी है जिसका नाम है प्लेन AIM। ट्विन टावर्स के अटैक के बाद उस कंपनी के बिजनेस पर बहुत ही बुरा असर हुआ है। वो कंपनी हमें अपने प्लेन को लीज पर आधे दाम में देने को तैयार है। फिर मेंबर को डाउट होता है कि हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। तो मारन उन्हें समझाता है कि हमारी फ्लाइट अगर 72% भी भरी होगी तो भी हम 12 करोड़ के रेवेन्यू को आराम से निकाल लेंगे, जिसका प्रॉफिट होता है करीब 4 करोड़।
उसकी बातें सुनकर सभी मेंबर्स उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और मीटिंग रूम के बाहर आने के बाद प्रकाश मारन से कहता है, मुबारक हो मारन, सभी मेंबर्स पैसे देने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं। इसलिए क्यों ना जब तक तुम पैसों का अरेंजमेंट करके प्लेन को रोक लो, क्योंकि अगर किसी ने हमारा आइडिया चुरा लिया और उन्होंने प्लेन की कीमत बढ़ा दी तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मारन उसकी बात मान लेता है और उसके बाद अपना घर, खेत और बाकी सभी चीजें गिरवी रखकर 47 लाख का इंतजाम कर लेता है। लेकिन वहाँ एक दिक्कत और होती है, उस प्लेन को इंडिया में लाने के लिए उसे प्लेन का लाइसेंस लेना होगा। इसलिए मारन प्लेन का लाइसेंस लेने के लिए DGCI ऑफिसर से मिलने उसके ऑफिस जाता है, लेकिन DGCI ऑफिसर उसे कई हफ्तों तक कोई ना कोई बहाना बनाकर वेट करवाता रहता है। इन सबसे परेशान होकर मारन उस लेडी प्रेस रिपोर्टर से मिलता है जिससे एयरपोर्ट पर उसकी दोस्ती हुई थी। मारन उस प्रेस रिपोर्टर से रिक्वेस्ट करके उसके साथ प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम सर से मिलने उनके ऑफिस चला जाता है। वहाँ सारी बात होने के बाद अब्दुल कलाम सर उससे पूछते हैं कि मैं तुम्हारा बिजनेस आइडिया समझ गया, लेकिन मुझे यकीन है कि इस बिजनेस को करने के पीछे तुम्हारी कोई बड़ी वजह छुपी है, क्या तुम मुझे वो बता सकते हो? मारन अब्दुल कलाम सर को अब अपनी पूरी कहानी बताता है और दोस्तों यहाँ हमको ये राज पता चलता है कि आखिर मारन इस बिजनेस को क्यों करना चाहता है, आखिर वो इसके लिए इतना जुनूनी क्यों है। सीन फिर से पास्ट में आ जाता है जब मारन एयरफोर्स में था। फिर एक दिन मारन की माँ उसे फोन पर बताती है कि बेटा तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और वो तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर आ जाओ। मारन जल्दी से जल्दी अपने घर जाने की कोशिश करता है। वो जानता था कि ट्रेन से वो अपने घर समय से नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो एरोप्लेन से जाने का डिसीजन लेता है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो वो फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास की टिकट बुक करवाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी क्लास की सभी सीट्स फुल हो चुकी थी और सिर्फ बिजनेस क्लास की सीट्स अवेलेबल होती हैं, जिसकी कीमत 12,000 रुपए होती है। लेकिन मारन के पास सिर्फ 6,000 रुपए होते हैं, जबकि उसे जल्दी से जल्दी उसके घर पहुंचना था। अब वो काउंटर पर पूछता है कि इस काउंटर पर पैसे देने का लास्ट टाइम कितने बजे का है, तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आपको 5 मिनट के अंदर जाकर वापस आना होगा, वरना आपको ये फ्लाइट नहीं मिलेगी। हालांकि 6,000 रुपए भी मारन को उसके दोस्त ने दिए थे ताकि वो फ्लाइट से जा सके, लेकिन फिर भी मारन सोचता है कि वो अपने दोस्त से ही बाकी के पैसे लेकर आ जाएगा। लेकिन 5 मिनट्स का वक्त इतना कम था कि वो पैसे लेकर वापस नहीं आ पाता। अब वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि अगली फ्लाइट कब है, तो वो कहती है कि 2 दिन बाद। मारन समझ जाता है कि वो पैसे वहाँ से नहीं ला पाएगा और उसे कैसे भी इसी फ्लाइट से जाना होगा, इसलिए कोई रास्ता ना होने पर वो एयरपोर्ट पर सभी लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हुए 6,000 रुपए मांगता है और उन्हें वापस करने का वादा भी करता है। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए वो अपने एयरफोर्स की आईडी, अपनी ड्रेस और जूते सब कुछ दिखाता है ताकि कोई उसकी मदद कर सके। उसे लग रहा था कि अगर सभी को पता चलेगा कि वो इंडियन एयरफोर्स में है तो कोई ना कोई उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन एक के बाद एक लोग उससे मुंह मोड़ने लगते हैं। कुछ लोग तो जवाब तक नहीं देते और वहाँ खड़ा एक भी इंसान उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। इस वक्त मारन अपने आप को पूरी तरह से लाचार महसूस करता है और अपने पिता को याद करते हुए जोर जोर से रोने लगता है। उसके दिमाग में वही दिन आने लगता है जब वो अपने पिता से लड़कर घर से भागकर आया था। दोस्तों ये सीन सच में बहुत इमोशनल है। अब फाइनली मारन मजबूरी में अपने घर रोड से ही जाता है, लेकिन जब तक वो घर पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे। अपनी माँ के पास आकर वो फूट फूट कर रोता है और आने वाले वक्त में सोचता है कि अगर फ्लाइट टिकट का प्राइस कम होता तो मारन अपने पिताजी से मिल सकता था। उसको रियलाइज होता है कि ऐसे ना जाने कितने बच्चे और कितने माँ बाप अपनों के बिना मर जाते होंगे, क्योंकि उनके पास फ्लाइट में जाने के पैसे नहीं होते होंगे। इसलिए मारन फैसला करता है कि वो एयरलाइंस को शुरू करेगा, जिसमें वो फ्लाइट टिकट का प्राइस इतना कम रखेगा कि हर आम आदमी उसे अफोर्ड कर सके। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ अब्दुल कलाम सर मारन की कहानी सुनकर DGCI ऑफिसर को प्लेन का लाइसेंस अप्रूव करने का आदेश दे देते हैं। लाइसेंस अप्रूव होने के बाद मारन अपनी फैमिली के साथ अपने प्लेन को देखने एयरपोर्ट जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर परेश और विजय माल्या भी आए हुए थे और ये दोनों आपस में ही मारन का मजाक उड़ाने लगते हैं। खैर अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है और मारन अपनी कंपनी का नाम डेक्कन एयरलाइंस रखता है। अब चैतन्य भी अपनी एयरफोर्स की जॉब छोड़कर मारन के साथ काम करने आ जाता है। फिर एक दिन चैतन्य मारन को कॉल करके उसे बताता है कि जिस कंपनी ने हमें प्लेन लीज पे दिया है
वो लोग डील कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि डीजीसीआई ऑफिसर ने उस कंपनी के प्लेन का ब्लूप्रिंट मांगा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने हमारी कंपनी पर 50 लाख का फाइन भी लगा दिया है। ये सुनकर मारन एकदम से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इस वक्त उसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। फिर मारन डीजीसीआई ऑफिसर के पास जाकर उनसे पूछता है, सर हमारे प्लेन का ब्लूप्रिंट क्यों मांगा जा रहा है? डीजीसीआई ऑफिसर उससे कहता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट ने ऐसा रूल निकाला है। असल में डीजीसीआई ऑफिसर भी परेश गोस्वामी से मिला हुआ था। कोई रास्ता ना मिलने पर मारन भागते हुए प्रकाश से मिलने जाता है और उसे सब कुछ बताता है। प्रकाश उससे कहता है कि एक दिन ये तो होना ही था, तुम्हें क्या लगा ये सब इतना आसान होगा? और यहाँ हमें पता चलता है कि अब तक प्रकाश जानबूझकर मारन को हेल्प कर रहा था और धीरे धीरे उसके ऊपर कर्ज लदवा रहा था ताकि एक दिन उसको फंसाकर कोलैप्स किया जा सके, क्योंकि प्रकाश भी परेश से मिला हुआ था। प्रकाश कहता है, मारन परेश सिर्फ तुमसे 2 ही मिनट मिला होगा और देखो उसने तुम्हें पूरा बर्बाद कर दिया। अब अगले जन्म तक अपना कर्जा भरते रहना। ये सब सुनकर मारन पागल सा हो जाता है क्योंकि उसकी मेहनत और पूरा पैसा सब कुछ बर्बाद हो चुका था। भागते हुए वो परेश गोस्वामी के घर जाता है, लेकिन उसके घर के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे वापस आना पड़ता है। फिर एक दिन मारन जब अपने घर आता है, यानी अपनी मदर इन लॉ को वहाँ देखता है। भूमि की माँ भूमि से कहती है कि हम सबने तो पहले ही मना किया था कि ऐसे लड़के से शादी मत करो जो ठीक से कमाता तक ना हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर भूमि अपनी माँ की बातों को इग्नोर करती है और उन्हें वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन मारन उनकी सारी बातें सुन लेता है। कुछ देर बाद भूमि मारन के पास आती है और उससे कहती है, तुम परेशान ना हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि क्यों ना तुम मेरे मामा के बच्चों को IAS की कोचिंग दो, इससे तुम कुछ पैसे भी कमा लोगे और बाकी मेरी बेकरी से तो घर चल ही जाएगा। प्रकाश से धोखा खाया मारन इस बात से इतना गुस्सा होता है कि वो भूमि को थप्पड़ मारकर उसे घर से जाने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि हर कोई उसे ताने दे रहा है। जब मारन का गुस्सा ठंडा होता है तो वो घर आकर भूमि को ढूंढने लगता है, लेकिन भूमि उसे वहाँ पर नहीं मिलती। फिर मारन परेशान होकर भूमि को ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन जाता है और उसके बाद बेकरी में ढूंढने जाता है, लेकिन भूमि कहीं पर भी नहीं होती। थक हार कर वो घर आ जाता है तो देखता है कि भूमि वहीं पर है। उसको देखते ही वो उसे रोते हुए गले से लगा लेता है और उससे सॉरी भी बोलता है। फिर भूमि उसे याद दिलाती है कि मैंने शादी से पहले कहा था कि जो तुम्हारा होगा वो मेरा भी होगा और जो मेरा होगा वो तुम्हारा भी। तो मैं तुम्हारा गुस्सा समझ गई थी, आखिर तुमको उन लोगों ने धोखा दिया था तो ये सब होना ही था। इसके बाद वो बताती है कि वो माँ बनने वाली है, जिसे सुनकर मारन बहुत खुश होता है। अगली सुबह मारन जब सो के उठता है तो वो अपने घर में एक चिड़िया को देखता है और उसे देखने के बाद मारन को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। वो सोचता है कि चिड़िया ना तो गिद्ध जैसी बड़ी होती है और ना ही उतना ज्यादा ऊंचा उड़ सकती है, इसलिए उसका काम कम खाने से भी चल जाता है। लेकिन एक चीज वो इस कम खाने में भी कर सकती है और वो है उड़ना। यानी इसी तरह अब मारन छोटे प्लेन्स यानी कार्गो प्लेन्स का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि कार्गो प्लेन्स में फ्यूल कम लगता है, जिससे फ्लाइट की टिकट्स और भी सस्ती हो सकती हैं। इसके बाद मारन एक जर्मन कंपनी से मीटिंग रखता है जो कि कार्गो प्लेन्स बनाती थी। मारन उन्हें अपने आइडिया के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि हम आपके कार्गो प्लेन्स को पैसेंजर प्लेन्स में कन्वर्ट करेंगे और बदले में आप हमारी कंपनी के जॉइंट वेंचर के थ्रू पार्टनर भी बन सकते हैं। जर्मन की कंपनी उसके इस आइडिया को सपोर्ट करते हुए इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन कार्गो प्लेन्स की एक दिक्कत थी कि वो ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकती, जबकि मारन अपनी फ्लाइट को चेन्नई से दिल्ली तक पहुंचाना चाहता था। इसलिए वो फैसला करता है कि उसकी फ्लाइट्स विजयवाड़ा से नागपुर और आखिर में दिल्ली तक ट्रिप करेगी। इसके बाद मारन भूमि से मिलने जाता है। अब भूमि का बेकरी बिजनेस भी बहुत अच्छा चलने लगा था। मारन शर्माते हुए भूमि से 15,000 रुपए उधार मांगता है और उसे लगता है कि शायद भूमि को ये बात अजीब लगेगी और वो मना भी कर देगी, लेकिन भूमि उसे 20,000 रुपए देकर कहती है कि ये बेकरी तुम्हारी ही बेकरी है और यहाँ से तुम्हें पैसे उधार नहीं मिल सकते, क्योंकि तुम ही इसके मालिक हो। ये सुनकर मारन अपनी वाइफ पर प्राउड फील करने लगता है। उधर जब परेश गोस्वामी को पता चलता है कि मारन ने ज्वाइंट वेंचर के थ्रू एक जर्मन कंपनी से डील करके कार्गो प्लेन्स को बुक कर लिया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। दरअसल परेश भी उसी कंपनी से कार्गो प्लेन्स को खरीदने वाला था ताकि मारन के हाथ वो प्लेन्स ना लगें। अब एक दिन मारन अपने दोस्तों के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है कि तभी भूमि के मामा वहाँ आकर उसे अपनी पूरी सेविंग्स के 11,500 रुपए लाकर दे देते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकता हूँ वो करने आया हूँ, ये पैसे लो और अपनी कंपनी शुरू करो। मारन का दोस्त कहता है कि मामा जी, आपके पैसों से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस कंपनी के लिए हमें करीब 3 करोड़ रुपए चाहिए। ये सुनकर मामा जी शॉक्ड हो जाते हैं
लेकिन सभी दोस्त उनकी इस मदद के लिए दाद देते हैं, क्योंकि कोई तो है जो उन पर भरोसा कायम रखे हुए है। ये सारी बातें मारन के गाँव का दोस्त काली भी सुन रहा होता है, जो ये सुनकर काफी खुश था। अब एक दिन मारन को बैंक वाले बुलाते हैं, क्योंकि उसके अकाउंट में लगातार पैसे आते ही जा रहे थे। जब उसे पता चलता है कि ये पैसे उसके गांव से ही आ रहे हैं, तो वो अपने गांव के पोस्ट ऑफिस में कॉल करता है और अपने गांव के लोगों से बात करता है। वहां उसे पता चलता है कि उसके गांव के लोग अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से मारन को पैसे भेजकर उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। मारन हैरान हो जाता है कि आखिर गांव वालों को ये सब बताया किसने। इसलिए वो फोन पर काका से पूछता है कि आप लोगों को इस बारे में किसने बताया। तो काका कहते हैं कि इस बारे में हमें काली ने बताया। वो दिन रात लोगों को तुम्हारे काम के बारे में बताता है। बेटा, तुमने एक बार अफसर बनकर हमारा नाम रोशन कर दिया है और अब हम चाहते हैं कि तुम इस काम को भी पूरा करो, ताकि हम लोग फिर से तुम्हारे बारे में दूसरे गांव के लोगों को बता सकें। मारन को इस बात से बहुत मोटिवेशन मिलता है और वो दिन रात एक करके अपने काम में लग जाता है। इसके बाद मारन का दोस्त सेबेस्टियन मारन से कहता है कि अब लोग हमारे कॉल सेंटर से भी टिकट बुक कर सकते हैं। ऐसा करने से एक PNR नंबर जनरेट होगा, जिसके बाद वो अपनी टिकट किसी भी बैंक या सुपरमार्केट से ले सकते हैं। ये सुनकर मारन को एक मौका और मिल जाता है। वो फौरन ट्रेन एजेंसी के ऑफिसर के पास जाता है और उनसे कहता है कि सर, मैं रेलवे रिजर्वेशन के पास अपना छोटा सा काउंटर लगाना चाहता हूँ, ताकि लोग वहाँ से अपनी फ्लाइट की टिकट ले सकें। ऑफिसर बोलता है कि इससे तो रेलवे का ही घाटा होगा, लेकिन मारन उन्हें समझाता है कि ऐसा नहीं है सर। जिनकी सीट्स वेटिंग पर होगी या जिन्हें ट्रेन की टिकट नहीं मिल सकेगी, तो वो लोग ही हमारे काउंटर से फ्लाइट की टिकट ले सकते हैं। ऑफिसर उसकी बात मान लेता है और उसे अपना काउंटर लगाने की परमिशन दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मारन ने कई शहरों में एयर ट्रिप भी खरीद ली है, जिस पर उसकी फ्लाइट्स लैंड होगी। लेकिन अब एक दिक्कत और होती है, और वो थी पायलट की, यानी इन प्लेन्स को आखिर चलाएगा कौन, क्योंकि नॉर्मल पायलट तो इसके लिए काफी पैसे लेंगे। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एयरफोर्स के रिटायर्ड पायलट्स को बुला लेता है, जो उसके प्लेन्स को उड़ाएंगे। दरअसल एयरफोर्स के पायलट 57 की एज पर रिटायर हो जाते हैं, जबकि सिविलियंस पायलट 61 की एज पर रिटायर होते हैं। इसलिए इन पायलट के पास 4 साल का टाइम और होता है, और इसका फायदा अब मारन उठाता है। इस बीच एक दिन भूमि मारन के पास अपना बिजनेस प्रपोजल लेकर आती है। वो कहती है कि जहाँ जहाँ तुम्हारी फ्लाइट लैंड होगी, वहाँ वहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, इसलिए हम फ्रेंचाइजी खोलेंगे और तुम्हारी कंपनी खाने का ऑर्डर भूमि कैटरिंग को देगी, जिससे हम एक साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। मारन ये सुनकर उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सन 2003 में, जब मारन की फ्लाइट टेस्टिंग के लिए पहली बार टेक ऑफ करती है। लेकिन जब प्लेन को लैंड कराने की बारी आती है, तो कोई भी एयरपोर्ट उस प्लेन को लैंड होने की परमिशन नहीं देता। दरअसल उसके पीछे भी परेश का हाथ होता है। उसने पहले ही सभी को ये हिदायत दे दी थी कि कोई मारन की फ्लाइट को उतरने की जगह ना दे। खैर, इस प्लेन का पायलट चैतन्य होता है और इस प्लेन का फ्यूल भी खत्म होने लगता है। इसलिए मारन चैतन्य से अपने प्लेन को एयरफोर्स मिलिट्री एरिया में लैंड करने को कहता है, जबकि वो खुद सेबेस्टियन के साथ उस प्लेन का पीछा करते हुए मिलिट्री एरिया में घुस जाता है। जिसके बाद एयरफोर्स आर्मी इन तीनों को अरेस्ट करके ऑफिसर के पास ले जाती है, और इत्तेफाक से वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि नायडू होता है। नायडू तीनों से कहता है कि तुम लोगों ने तो बिना परमिशन के अपने प्लेन को मिलिट्री एरिया में लैंड करवाया। मैं चाहूँ तो कई सालों तक तुम लोगों को जेल में डाल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम लोगों ने गलती तो की है, लेकिन तुम्हारी प्रायोरिटी लोगों की जान बचाना था। अगर वो फ्लाइट पब्लिक जोन में क्रैश होती तो पता नहीं कितने लोगों की जान आफत में आ सकती थी। इसलिए कोई रास्ता ना होने पर तुमने ऐसा किया। मुझे तुम्हारी कंपनी के बारे में पता है, इसलिए एयरफोर्स तुम्हारी कंपनी पर 25,000 रुपए का फाइन लगाएगी और तुम इस फाइन को कंपनी शुरू करने के 3 महीने बाद दे सकते हो। ये कहकर नायडू मारन के पास आता है और कहता है कि अधूरा काम पूरा करो, मुझे तुम पर गर्व है। अब कुछ दिनों बाद मारन अपनी एयरलाइंस की ओपनिंग का इनविटेशन एक मंत्री को देने जाता है। यहाँ मारन उसे अपने बिजनेस के बारे में बताता है। वो कहता है कि सर, हमारी फ्लाइट की टिकट्स की प्राइस ट्रेन के टिकट की प्राइस के मुकाबले कम होगी, जिससे आम लोग भी प्लेन से सफर कर सकेंगे। और जब उन आम लोगों के साथ आप सफर करेंगे तो पूरे देश में आपकी पार्टी का पॉजिटिव मैसेज जाएगा, जिससे आपको भी फायदा होगा। मिनिस्टर उसकी इस बात को समझ जाता है और उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है।
अगले दिन मारन अपनी एयरलाइंस कंपनी की ओपनिंग मिनिस्टर के हाथों से ही करवाता है, जिसके बाद सभी लोग प्लेन में बैठते हैं। अब प्लेन टेक ऑफ होने वाला ही होता है कि तभी अचानक से प्लेन के इंजन से धुआं निकलने लगता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और प्लेन के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। लोग जल्दी से जल्दी प्लेन से बाहर आने लगते हैं और इस बात से मीडिया अपने सवालों से मारन को घेर लेती है। मारन इन सब से शॉक में होता है क्योंकि ये सब कुछ हाईली अनएक्सपेक्टेड था। फिर भी वो मीडिया वालों से डील कर ही रहा होता है कि तभी भूमि की डिलीवरी का टाइम आ जाता है और उसे बहुत दर्द होने लगता है। मारन उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन भूमि मारन से कहती है कि तुम उन लोगों से बात करो, मैं मामा के साथ हॉस्पिटल चली जाऊंगी। अब सभी की उम्मीदें मारन से खत्म होने लगती हैं। गांव वाले भी मायूस होने लगते हैं। इस एक्सीडेंट की वजह से मारन के ऊपर इंक्वायरी बिठा दी जाती है और एक दिन मारन को पता चलता है कि एक सीनियर पायलट ने प्लेन के इंजन में ऑयल डाला ही नहीं था, जिसकी वजह से प्लेन के इंजन से धुआं निकलने लगा था। फिर वो इस बारे में सीनियर पायलट से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए किसी के कहने पर मैंने ऐसा किया था। अब वो पायलट उस आदमी का नाम बताने वाला होता है, लेकिन मारन उसको रोक देता है और कहता है कि मुझे पता है ये आपसे किसने करवाया होगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं तो इंक्वायरी में मेरा साथ दीजिएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पायलट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो इंक्वायरी में अपनी गलती मान लेता है, जिसके बाद एक बार फिर से मारन को चांस मिलता है और उसका लाइसेंस रद्द नहीं होता। लेकिन इस बीच मारन की कंपनी के खिलाफ बहुत सी नेगेटिव बातें लोगों में फैल जाती है। परेश गोस्वामी अपने एक इंटरव्यू में लोगों से कहता है कि मारन की फ्लाइट की टिकट सस्ती तो है, लेकिन वो कहीं न कहीं आम लोगों की सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और हमारी कंपनी के फ्लाइट टिकट्स महंगे जरूर हैं, लेकिन हम लोगों की सेफ्टी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये सुनकर लोगों को लगता है कि परेश की बातें सही हैं और मारन पैसों के चक्कर में लोगों की जान को दांव पर लगा रहा है। इसके बाद विजय माल्या मारन को मिलने के लिए बुलाता है। मारन अपने दोस्त चैतन्य और सेबेस्टियन के साथ विजय माल्या के पास जाता है। माल्या उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी खरीदना चाहता हूँ, जिसके बदले मैं तुम्हें 30 करोड़ रुपए दूंगा, क्योंकि तुम कंपनी को वैसे भी नहीं चला पाओगे। लोग तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं और परेश भी तुम्हारे पीछे पड़ा है, इसलिए इसे मुझे बेच दो, मैं इसको संभाल लूंगा। ये सुनकर मारन उससे कहता है कि आप मेरी कंपनी खरीदने के लिए इतने उतावले हो रहे हो तो इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ। इसलिए मारन उसके ऑफर को ठुकरा देता है। बाहर आकर चैतन्य मारन से कहता है कि तुमने उसके ऑफर को क्यों ठुकरा दिया। अब हमारी हालत इस कंपनी को चलाने की नहीं है। हम लोगों ने सब कुछ दांव पर लगाया है सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। मारन उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है वो हमारी कंपनी को नहीं बल्कि हमारे सपनों को खरीदना चाहता है। तू क्या चाहता है, हम हमारे सपनों को बेच दें ताकि ये लोग फिर से आम लोगों के ऊपर राज कर सके, ताकि फिर से एक बेटा अपने बाप को आखिरी वक्त में ना देख पाए। अगले सीन में मारन उस लेडी रिपोर्टर की मदद से रेडियो के जरिए लोगों को अपनी कंपनी के पीछे का सच और अपने सपनों के बारे में बताता है। वो लोगों से कहता है, हम गरीबों को सारी सुविधाएं क्यों नहीं मिलती, सारी सुविधा सिर्फ अमीरों के लिए ही क्यों है। ये अमीर चाहते हैं कि कोई भी गरीब, चाहे वो ड्राइवर हो या सब्जी बेचने वाला, कोई भी उनके साथ बैठकर सफर ना कर सके। मैंने अपने लोगों के लिए ये सब किया है और ये लोग गलतफहमी फैलाकर मेरी कंपनी को डुबाना चाहते हैं। क्या किसी आदमी का हक नहीं है कि वो प्लेन में सफर कर सके, क्या वो अपनों तक समय से पहुंच सके? लेकिन अगर फिर भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो अगली सभी फ्लाइट्स में मैं, मेरी बेटी, मेरी बीबी और मेरी माँ सफर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मारन 3 दिन से सोया नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि फिर से कोई उसके प्लेन्स में छेड़छाड़ करे। तभी ऑफिसर नायडू वहाँ अपनी टीम को लेकर आ जाते हैं ताकि वो प्लेन्स को सिक्योरिटी दे सकें। वो मारन से कहते हैं कि मारन, तुम जाकर आराम करो, बाकी मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। फिर अगले दिन मारन अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ एक फ्लाइट में जाता है और दूसरी फ्लाइट में उसकी माँ जाती है। मारन यहाँ काफी देर तक लोगों का इंतजार करता है, लेकिन अफसोस वहाँ कोई भी नहीं आता। उसे लगता है कि लोग उस पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वो अपनी बीवी और बेटी के साथ प्लेन से बाहर आ जाता है। अब मारन पूरी तरीके से हार मान चुका था और मायूस हो चुका था। अपने पिता को याद करते हुए वो अंदर ही अंदर रोए जा रहा था कि तभी सेबेस्टियन मारन के पास भागते हुए आता है और उससे कहता है कि मारन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लोगों ने फ्लाइट की टिकट्स बुक तो की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमने लोगों को इस फ्लाइट की टिकट कंफर्म ही नहीं की, जबकि हमारी सभी फ्लाइट की सीट्स फुल थीं। वो कहता है कि मदुरई और विजयवाड़ा से चेन्नई आने वाली हमारी सभी फ्लाइट्स की टिकट्स बिक चुकी हैं और वो फ्लाइट यहाँ आने वाली भी है। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और मारन की आंखों से आंसू आने लगते हैं।
आखिरकार मारन अपने सपनों को पूरा कर ही लेता है, जिसके बाद मूवी के लास्ट में परेश गोस्वामी मारन को बिजनेस प्रपोजल के लिए कॉल करता है, लेकिन मारन उसके प्रपोजल को ठुकरा देता है। अब कुछ दिनों बाद मारन अपने सभी कर्जे चुका देता है और अपनी गिरवी रखी हुई जमीन, घर, खेत और सब कुछ छुड़ा लेता है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है कैप्टन गोपीनाथ की, जिन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ डेक्कन एयरलाइंस कंपनी की शुरुआत की थी। इन्होंने इंडिया में पहली बार लो कॉस्ट एयरलाइंस की शुरुआत की थी, जिसने हर मिडिल क्लास लोगों के लिए प्लेन में सफर करना आसान बना दिया था। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस कंपनी ने बाद में खूब नाम किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ साल ये कंपनी बहुत अच्छे से चली और प्रॉफिट भी कमाने लगी, लेकिन इसकी वजह से बाकी बड़ी बड़ी एयरलाइंस का प्रॉफिट कम होने लगा और इसीलिए सरकार के साथ मिलकर उन कंपनीज ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से डेक्कन एयरलाइंस को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। आप इसके बारे में इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन कुछ भी हो, इन सभी कंपनीज ने मिलकर एक बार फिर गरीब के लिए आसमान में उड़ने का रास्ता बंद कर दिया था, क्योंकि अमीर लोग भी इस कम खर्चे वाली फ्लाइट में सफर कर रहे थे और ये घाटा उन कंपनीज से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं चाहूंगा कि आप खुद इस कंपनी के बारे में पढ़ें, लेकिन मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को, जिन्होंने कंपनी के बिक जाने के बाद भी कैप्टन के ऊपर फिल्म बनाने का डिसीजन लिया। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।